नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे वर्तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, तारीख होती है 23 मार्च 2023। खचाखच भरा हुआ गुजरात का सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वहां से एक फैसला निकल के आता है। फैसला ये आता है कि उस समय के 4 बार के लोकसभा सांसद, यानी चौथी बार लोकसभा सांसद बन चुके थे, राहुल गांधी को एक व्यक्ति के डिफर्मेशन यानी अवमानना के मामले में, किसी एक व्यक्ति की अवमानना के मामले में 2 साल की सजा सुना दी जाती है। 2 साल के लिए सजाआफ्ता करार दे दिया जाता है और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है। आज इस घटना को करीब करीब 25 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन 25 महीने बाद आखिर उस घटना की चर्चा आपके साथ आज हम क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि चौथी बार के उस समय सांसद रहे, अब 5वीं बार के सांसद है, राहुल गांधी की सजा की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं? तो दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि महज कुछ ही घंटे पहले एक खबर आई। जी हाँ, वो खबर सबको चौंकाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है, बीजेपी का एक सांसद है, उनका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता देंगे आपको। और उस सांसद का नाम है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने एक मीडिया पोर्टल से बात करते समय यहां तक बोल गया कि इस भारत देश के भीतर जो जैसे गृह युद्ध जैसे हालात जो बन रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है। ये निशिकांत दुबे ने कहा। इतना बड़ा आरोप संजीव खन्ना पे निशिकांत दुबे ने लगा दिया। क्या उसके बाद ये अवमानना का मामला नहीं बनेगा? क्या कानून केवल विपक्ष के नेताओं के लिए रहेगा, राहुल गांधी के लिए रहेगा? और सीजीआई के ऊपर गृह युद्ध फैलाने का आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? गृह युद्ध के लिए उनको जिम्मेदार आप कैसे बना सकते हैं? क्या इस देश के भीतर न्यायपालिका सरकार चलाती है? क्या इस देश के भीतर न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देती है? और उन तमाम बातों से निकल करके सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस बीजेपी के अंदर से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र और चेहरे की दावा किया करती है, वो देश के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरह के आरोप एक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसद कैसे लगा सकता है? आखिर देश के न्यायपालिका की आलोचना होनी चाहिए, ठीक है, ये बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि न्यायपालिका के फैसलों का आलोचना होना चाहिए। न्यायपालिका के किसी फैसले से पर असहमति व्यक्त की जा सकती है अगर कोई असहमत है तो, लेकिन व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत आलोचना, और आलोचना ही नहीं बल्कि एक तरह से ये कहें कि ट्रोलिंग करने की जो कोशिशें की गई है, क्या इसके ऊपर भारत की न्यायपालिका चुप रहेगी? अब जो हालात बन रहे हैं, उस हालात के भीतर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या होगा, और 5 मई को जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर होगा, उसके बाद बिहार के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास और नरेंद्र मोदी के समर्थन करने के लिए इनके पास कोई रास्ता बचेगा क्या? कई सारी परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न हो रही है। एक तरफ निशिकांत दुबे ने एक विवादित बयान दे दिया, देश के मुख्य न्यायाधीश का नाम लेकर के कहा बजावते, आप किसी फैसले से असहमत होते तो उस फैसले की आलोचना आप कर सकते हैं, उस पर आप असहमति जता सकते हैं, लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश का सीधे सीधे नाम लेकर के व्यक्तिगत हमला, क्या इस भारत देश के भीतर अवमानना के मामले को नए सिरे से प्रस्तावित करने का नया ये कोई पॉलिटिकल दल का कोई व्यक्ति है जो इस तरह की आलोचना करे और काम चल जाएगा? व्यक्तिगत आलोचना राजनीति में अगर की जाए तो लोग उसको माफ करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। इस देश के भीतर कई राजनेताओं को बहुत कुछ कहा गया, रेनकोट पहन करके नहाने वाला तक कहा गया, लेकिन याद कीजिए इस देश का कानून है, भारत में संविधान है, और संविधान कहता है संसद या फिर विधानमंडल के भीतर कोई सांसद या फिर विधायक कार्यवाही के दौरान अगर कोई बात कहता है, उसके ऊपर कोई डिफर्मेशन नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई अवमानना का मुकदमा नहीं हो सकता, कोई सजा नहीं हो सकती। लेकिन ये बात तो सदन के भीतर कहीं नहीं की। और क्या इसके बाद भी नरेंद्र मोदी यही कहेंगे कि मैं निशिकांत दुबे को दिल से माफ नहीं करूंगा? क्या ये दिल से माफ करने का मामला है क्या? ये बहुत पुराना एग्जाम्पल आपके सामने एक पेश करते हैं। वो एग्जाम्पल है 2001 या फिर 2002 के आसपास का। उस समय मुख्य न्यायाधीश थे आदर्श सेन आनंद, और आनंद साहब के साथ इसी तरह के कुछ मामले में व्यक्तिगत हो गए थे उस समय के कानून मंत्री राम जेठमलानी। और जब वो व्यक्तिगत हो गए थे, उसके बाद क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी ने राम जेठमलानी का इस्तीफा मांग लिया, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर तक कर दिया। तब न्यायपालिका के प्रति सम्मान का ये भावना जगी। लेकिन आज मुर्शिदाबाद की घटना के बाद जब निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो क्या वो
मणिपुर भूल गए थे, उनके पार्टी का सरकार है। जो कुछ भी मणिपुर के भीतर हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि वो शर्मसार करने वाली घटना एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी के साथ किस तरीके से घटना हुई थी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और तमाम सारी चीजें देखी। पूरे मणिपुर के भीतर किस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन लगातार किया गया, किस प्रकार से जो है ट्रिनिटी ऑफ लाइफ को पूरी तरह से कुचला जा रहा था। उसके बाद दिल्ली क्या कर रही थी उस समय, और क्या निशिकांत दुबे ये बताना चाहते हैं कि फरवरी मार्च 2002 के भीतर जो गुजरात के भीतर हो रहा था उसके लिए उस समय के चीफ जस्टिस एसपी भरूचा करके थे, क्या वो जिम्मेदार थे? क्या एसपी भरूचा को 2002 में फरवरी मार्च के महीने में जो घटना गुजरात में हुई, राजधर्म प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस तरह के बाद उस समय के चीफ जस्टिस एसपी भरूचा इसके लिए जिम्मेदार माने जाते क्या? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर व्यक्तिगत हमला, ये भारतीय इतिहास के भीतर संभवतः पहला ऐसा मामला होगा। एक मामला आया था प्रशांत भूषण जी का, कई सारे चीफ जस्टिस को एक साथ लपेटे में ले लिया था प्रशांत भूषण ने, तब भी वो व्यक्तिगत नाम नहीं लिया था, केवल चीफ जस्टिस कहा था। तब मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर गया और कोर्ट के भीतर अंततः उनको 1 रुपये की सजा दी गई थी। 1 रुपया का उनको जुर्माना देना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद क्या वही 1 रुपये का फाइन आज भारी पड़ता जा रहा है कि निशिकांत दुबे इस तरह की बातें कर रहा है? संजीव खन्ना कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। संजीव खन्ना इस भारत देश के संविधान के संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मास्टर ऑफ रोस्टर, इस देश के न्यायपालिका के प्रमुख है। फिर ऐसे में बीजेपी के एक सांसद की इस तरह की हैसियत, या फिर किसी सांसद का मन बीजेपी के भीतर इतना बढ़ जाता है कि चीफ जस्टिस का नाम लेकर के कहते हैं कि उन्होंने इस देश के भीतर गृह युद्ध के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार है। जरा निशिकांत दुबे के पूरे इतिहास भूगोल को समझ लेना चाहिए कि आखिर निशिकांत दुबे है कौन। ये निशिकांत दुबे एक समय में 95 के विधानसभा चुनाव या फिर 96 का लोकसभा चुनाव था, उस समय बीजेपी समता गठबंधन और अविभाजित बिहार था उस तरह, तो भागलपुर इलाके में टेंट वगैरह की व्यवस्था किया करते थे। एक समय में गोविंदाचार्य के साथ हुआ करते थे, और एक दौर ऐसा भी आया कि एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट तमाम सारी चीजें एसआर ग्रुप में जाकर के वहां पे नौकरी करने लगे, एसआर ग्रुप में, और एसआर ग्रुप से सीधा गोंडालैंड गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने पता नहीं कौन से इनके अंदर टैलेंट देख लिया था कि इनको लोकसभा का टिकट दे दिया था निशिकांत दुबे को। तब से ये लगातार चौथी बार का सांसद वहां बन गया, और सांसदों की सदस्यता खत्म करने के मामले का भी एक प्रसंग इनसे जुड़ जाता है। सबको पता है कि संसद में किस तरह के उठपटांग और उलझुल बातें भी करते रहते हैं। आज के दौर की समस्याओं की जगह मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनबी पे बात करने लगते हैं। आज की समस्याओं के ऊपर चर्चा कितना करते हैं वो सबको पता है, लेकिन निशिकांत दुबे जब महुआ मोइत्रा प्रकरण जब हुआ था संसद के भीतर, हीरानंदानी वाला प्रकरण, उस समय में महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म किए जाने की सिफारिश करने वाला सांसदों की टोली के मुखिया जो थे वो निशिकांत दुबे ही हुआ करते थे। उसके आधार पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म हो गई। कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव हुआ, वो फिर से जीत करके आ गई। निशिकांत दुबे भी जीत करके आ गए, और निशिकांत दुबे जब जीत करके आए उसके बाद अब उनका बयान सुनिए कि किस प्रकार का बयान आ रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते रहते हैं, कांग्रेस के लोगों पे वो हमला करते रहते हैं, और जिस प्रकार से निशिकांत दुबे की भाषा निकलती है, उनके मुख से जिस तरह की बातें निकलती है, एक बात और उसमें ऐड कर दे कि पिछले साल उन्होंने आजमगढ़ के बारे में खास समुदाय मत से जोड़ करके आजमगढ़ के बारे में कुछ बेहद ही गंभीर टिप्पणी कर दिया था। क्या कोई सोच सकता है कि बीजेपी के सांसद इस तरह के, इस देश के किसी भी भूभाग के लोग, क्या इस देश के किसी भी इलाका हो, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, उसके बारे में किसी तरीके की बातें कोई करे तो फिर वहाँ के लोग क्या इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? और क्या ऐसी बातें क्या किसी इलाके के बारे में कहने के किसी को हक है क्या? निशिकांत दुबे इस तरह की बातें कहते हुए पाए गए थे। अब वो मामला आगे बढ़ते बढ़ते देश के चीफ जस्टिस तक पहुंच गया, और एक ऐसे दौर में चीफ जस्टिस तक पहुंचा जहां पर वक्फ बोर्ड के 3 मामलों के ऊपर, वो नए वक्त संशोधन कानून के 3 मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है केंद्र सरकार को अपने संशोधन के पक्ष या विपक्ष में तर्क देने के लिए 7 दिन का मोहलत दिया। उसके बाद उस तर्क के ऊपर अपना जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को 5 दिन का समय दिया है, और फिर जाकर 5 मई को दोपहर के 2 बजे से सुनवाई की अगली तारीख को तय कर दिया। क्या कुछ होगा 5 मई को?
आखिर 5 मई को होगा क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जब सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे टकराहट मोल रहे हैं बीजेपी के सांसद। पहले भी लोगों ने न्यायपालिका की आलोचना की है, होनी भी चाहिए, हम भी कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका को आलोचना से परे नहीं रखना चाहिए, लेकिन फैसलों के आधार पर, तथ्य के आधार पर, न कि व्यक्तिगत। निशिकांत दुबे ये भी कह सकते थे कि वक्त कानून पे जो फैसला आया है उस फैसले से वो असहमत है, उस फैसले की आलोचना कर सकते थे। उसमें 3 बेंच थे, उसमें उस बेंच में 3 जज थे, केवल अकेले संजीव खन्ना ने थे, पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन करके वो भी चीफ जस्टिस साहब थे उसमें। तो संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही टारगेट करना और नाम लेके बोलना, इसके पीछे की मकसद क्या है? क्या इस देश के सत्ता को समझ आ गया कि वो न्यायपालिका से ऊपर है? और ये कोई जलन भावना नया नहीं है। यह आलोचना जो की जा रही है उसके भीतर राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति वो तो संविधान की ही आलोचना कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 को जो न्यायपालिका को असीमित जो क्षमता देता है, संविधान संरक्षण की दिशा में जो एक बहुत बड़ा टूल उसको माना जाता है, आर्टिकल 142 को, उसको वो न्यूक्लियर मिसाइल, परमाणु मिसाइल तक कह रहा है। और एक दौर में कुछ ही साल पहले की बात, सर पिछले साल की ये घटना है, जगदीप धनखड़ साहब ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले के ऊपर जो फैसला आया, जिसके अंदर 13 सदस्यों की संविधान पीठ ने कह दिया था कि संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये कहे कि संविधान का जो मूल ढांचा है, इस देश का जो मूल ढांचा है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, न्यायिक स्वतंत्रता, संसदीय व्यवस्था, मानव अधिकार, मूल अधिकार, इन तमाम चीज़ों को, यही संघीय ढांचा, इन तमाम चीज को लेकर के कोई संशोधन नहीं हो सकता। इस तरह के बात, इनके अधिकारों में कटौती नहीं हो सकता केशवानंद भारती के अंदर। और इसे इतने चिढ़ गए थे कि इसको देश के विकास के लिए जगदीप धनखड़ साहब, देश के उपराष्ट्रपति साहब, बाधा बता रहे थे। कमाल है। फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।